हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी मेहनत कर रहे होंगे ताकि जो है आप भी CUT में एक अच्छा स्कोर कर सके और जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आसानी से आपको मिल सके। तो अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए, ठीक है ना। अपने हार्डवर्क को जारी रखिए क्योंकि जो अभी आप हार्डवर्क करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे 100% देखने को मिलता है और मिलेगा, ठीक है ना। जो मैंने आपको इसके पहले वाले में भी आपको बताया था, जिसके पहले जो क्लास थी कि भाई तैयारी इतनी शांति से करो, ठीक है ना। तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन अपने आप लोग कहेंगे कि नहीं यार आप बहुत पढ़ते थे। भले ही अभी आप उनके देखने में नहीं पढ़ते हैं, किसी को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जो है जो पढ़ेंगे वो खुद के लिए पढ़ेंगे और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन अपने आप जो है लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये तो लड़का कभी पढ़ते दिखाई नहीं दे लेकिन आज इसका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आया है। तो इसलिए जो है अपने हार्ड वर्क को, अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बनाइए और बहुत अच्छा करने की लगातार कोशिश करते रहिए, ठीक है ना। जब लगातार आप कोशिश करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी, 110%। ये लिख के रख लीजिए। चलिए तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो है हम लोग 17th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो एक बार जरूर कर लीजिए ताकि जो है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके, ठीक है, और आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है, ठीक है। दोनों पार्टों को मिला करके जो है आपका 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर जो मैथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आपका जो जनरल टेस्ट का तीसरा पार्ट आता है CUT में, उसके आधार पर डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका मैथ का डोमेन है उसके क्वेश्चन तो अलग से आएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो तीसरा पार्ट होगा जो आपका जनरल टेस्ट का पार्ट है जिसमें मैथ, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर बेस्ड जो है हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभी तक जो है हम लोग 17th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने आपको जो है 25 से 26 क्वेश्चन जो है डिस्कस कराए दोनों पार्ट को मिला करके, ठीक है ना। इसीलिए 2 पार्ट में, चूंकि आपको बहुत ज़्यादा ये ना लगे कि सर 2 से ढाई घंटे का पूरा एक क्लास हो गई, तो आपको बोरियत भी ना हो और आप आसानी से जो है उन चीज़ों को पढ़ सके और आसानी से तैयार कर सके। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट 18th का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करने के बाद तब उसका आंसर देना है। क्वेश्चन देखिए आपका कि इफ x + 1/x = 7 देन x³ + 1/x³ = किसके बराबर में होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको x + 1/x की वैल्यू दी गई है कितनी? 7। और आपसे पूछा गया है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आप क्यूब कर दीजिए। दोनों तरफ का क्या कर दीजिए? आप क्यूब कर दीजिए। x + 1/x का आप क्यूब कर दीजिए और इधर जो है आप 7 का भी क्यूब कर दीजिए। तो जब यहाँ पे आप क्यूब करेंगे तो अब आपको a + b का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? a³ + b³ प्लस आपका जो है होता है 3ab × a + b, यही तो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप a बराबर x मान लो, b बराबर 1/x मान लो। कितना हो जाएगा आपका? ये x³ प्लस हो जाएगा आपका 1/x³ प्लस का हो जाएगा आपका 3ab अर्थात 3 × x × 1/x × a + b अर्थात x + 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 343। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। क्लियर है? यहाँ तक बात आपको क्लियर कि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया a + b का होल ऑफ क्यूब का, a³ + b³ + 3ab × a + b। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं
तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और प्लस इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 7, देखो दी गई है, तो हो जाएगा 3 इंटू 7 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 343। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 343 माइनस का 21, क्या हो जाएगा माइनस का 21, 3 7 जा 21 हो जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 322। कितना आ जाएगा 322। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 322 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दी गई थी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी, आपने दोनों तरफ का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया और आपको वैल्यू मिल गई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 322। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 38.9। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मैचेस इज 42, देन एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैचेस इज। 10 मैचों के लिए क्रिकेटर का औसत स्कोर 38.9 है। यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत कितना है। देखो, तो यहाँ पर ये औसत दिया गया है, इसको हम जो है सब में पहले कन्वर्ट कर लें। टोटल उसके कितने टोटल उसने कितना स्कोर किया 10 मैचेस में। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल स्कोर इन 10 मैचेस, टोटल स्कोर इन 10 मैचेस कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज कितना दिया गया है, तो आपने कहा 38.9 इंटू हो जाएगा आपका 10, तो टोटल स्कोर आ जाएगा आपका 389। तो 10 मैच का टोटल स्कोर कितना आपका 389 और जो है फर्स्ट 6 मैचेस का जो आपका एवरेज है वो आपका 42 है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल स्कोर इन फर्स्ट 6 मैचेस, अगर हम बात करें कि टोटल स्कोर इन फर्स्ट 6 मैचेस, ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा इसका एवरेज है 42 इंटू हो जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 1 आपका होल्ड हुआ, 6 4 जा 24 और 1 हो जाएगा 25। तो टोटल स्कोर जो आपका फर्स्ट 6 मैचेस का है वो कितना है आपका, वो है 252। अब हमको क्या चाहिए, हमको एवरेज चाहिए लास्ट 4 मैचेस का। तो अगर हम बात करें कि द एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैचेस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है, ये हो जाएगा आपका टोटल में से आप लास्ट 6 मैचेस का स्कोर माइनस कर दीजिए और जो आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर देखो आपका हो जाएगा 389 माइनस हो जाएगा आपका 252 और अपॉन हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा आपका ये 9 में से 2 गया तो 7 और 8 में से 5 गया तो 3, नहीं 8 में से 5, हाँ सही, तो 8 में से 5 गया तो 3 और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1। 137 को 4 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, कितना बचेगा 117 हो जाएगा, 4 4 जा 16.25 और आ जाएगा। तो 34.25 आपका जो है एवरेज होगा लास्ट के 4 मैचेस का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना, सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। तो सम ऑफ द रिजल्ट क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर में से जो फर्स्ट के 6 मैचेस का टोटल स्कोर है उसको माइनस कर दिया, अब जो बचा उसमें नंबर ऑफ रिजल्ट, तो नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं आपके 4, लास्ट 4 मैचेस का एवरेज चाहिए उसे 4 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आ गया आपका 34.25। क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है
कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क separately in 24, 36 and 48 days respectively. They started together but C left after 4 days of start and A left 3 days before the completion of the work. In how many days will the work be completed? A, B और C अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 36 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ सी शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है और एक काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो अब देखो जरा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी जो है 36 डेज में और सी आपका 48 डेज में। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लो तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 144। कितना हो जाएगा एलसीएम? 144 हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क है, ये क्या निकल के आएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो तो यहां से अब आपको क्या मिल जाएगी? इफिशियंसी। यहां से आपको क्या मिल जाएगी? इफिशियंसी। तो 24 का जरा आप भाग दीजिए 144 में, कितनी बार जाएगा? 2 7 जा 2 6 जा, ठीक है ना। तो 2 6 जा 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 24 का जब भाग देंगे 6 आ जाएगा। 36 का अगर भाग देंगे तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो देखो ये इनकी इफिशियंसी निकल आई। एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब यहाँ पर देखो जब काम शुरू हुआ, उन तीनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन 4 दिन के बाद सी जो है छोड़कर चला गया। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि वर्क डन इन 4 डेज, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 4 डेज, तो कितना आ जाएगा? तीनों की इफिशियंसी कितनी है मिला के? तो 6 + 4 + 3 हो जाएगा आपका 13 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 52। कितना हो जाएगा? 52। ये बात समझ में आ रही है भाई? ए, बी और सी ने, इन तीनों ने मिल करके 4 दिन में कितना काम कंप्लीट कर दिया? तो इन्होंने 52 वर्क जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब चूंकि सी जो है 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, तो 4 दिन में 52 वर्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अब रेस्ट वर्क कितना बचा? अब ये रेस्ट वर्क कितना बचा? रेस्ट वर्क कितना बचा? तो आपने कहा ये बचा आपका 144 - 52। कितना हो जाएगा आपका? 4 में से 2 गया 2, ये आपका बचा आपका 92। कितना बचा? 92 बचा। अब देखो आगे क्या कह रहा है? एंड ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। ए जो है कार्य के पूरा होने के 3 दिन पहले चला गया। तो भाई वो जो 3 दिन थे उसमें बी ने अकेले काम किया ना, उसमें जो है उस बी ने अकेले वो 3 दिन तक काम किया। तो अगर मैं बात करूं कि वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी इन 3 डेज, तो आप बोलेंगे कि भाई एक दिन में जो है बी 4 यूनिट काम कर सकता है, 4 यूनिट काम कर सकता है। 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 12 यूनिट काम करेगा, ठीक है ना। तो अब रेस्ट वर्क कितना बचेगा? अब रेस्ट वर्क कितना बचेगा? अब ये रेस्ट वर्क कितना बचेगा? रेस्ट वर्क कितना बचेगा? तो आपने कहा 92 - 12, तो ये हो जाएगा आपका 80। कितना बचेगा? 80। अच्छा, जो ये 80 आपका रेस्ट वर्क है, ये किसके द्वारा किया गया होगा? ये किया गया होगा ए और बी दोनों से दोनों के द्वारा मिल करके। जो ये 80 वर्क बचा है, ये रेस्ट वर्क जो आपका ये शेष कार्य बचा, ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो ए और बी ने इस कार्य को कितने दिन में फिनिश किया? तो अगर मैं बात करूं कि 80 वर्क डन बाय ए प्लस बी
कितने दिन में? तो आपने कहा 80 अपॉन ए की क्षमता कितनी है आपकी 6, बी की कितनी है आपकी 4, तो हो जाएगा आपका कितना 10, कितने दिन में? तो आपने कहा 8 डेज में। 8 डेज में इन्होंने जो है यहाँ पर इस काम को जो है, जो आपका रेस्ट वर्क था 80, ए और बी दोनों ने मिलकर किया, तो इस वर्क को दोनों ने मिलकर कितने दिन में फिनिश कर दिया? 8 डेज में। तो टोटल डेज कितने हो गए? टोटल डेज कितने हो गए? तो अगर मैं बात करूं कि टोटल डेज कितने हो गए, तो आपने कहा कि 4 दिन वो हुए, इसमें तीनों ने मिलकर काम किया, 3 दिन अकेले जो है बी ने काम किया, और 8 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। कितना हो जाएगा आपका? 15 डेज। कितना हो जाएगा आपका? 15 डेज। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्क को पूरा होने में जो है आपके 15 दिन लग गए, 15 डेज लग गए। क्लियर है भाई? 4 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, फिर 3 दिन जो है अकेले बी ने काम किया, और 8 दिन जो है ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। तो टोटल कितना हो गया आपका? 15 डेज। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, एक और आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। ओके, 6 ईयर एगो फादर्स एज वॉज 5 times द एज ऑफ द सन। आफ्टर 6 ईयर सन्स एज विल बी। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। अब एक चीज समझिए, अगर मैं कहूं कि आज आपकी प्रेजेंट एज 15 ईयर है, ठीक है ना, आप 15 साल के हैं, 15 ईयर के हैं आप, तो आफ्टर 4 ईयर आपकी एज कितनी होगी? तो जब मैंने कहा आफ्टर 4 ईयर, तो आपने क्या कर दिया? 15 में 4 को प्लस कर दिया। अच्छा, 4 ईयर एगो आपकी एज क्या रही होगी? तो आप क्या करेंगे? 15 में 4 माइनस कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई? अगर आफ्टर जाना है तो क्या करेंगे? प्रेजेंट एज में प्लस करेंगे। अगर एगो जाना है तो क्या करेंगे? प्रेजेंट एज में माइनस करेंगे। अब यहां पर चीज देखो, जो आपको सम दिया गया है दोनों की एज का, वो क्या? वो प्रेजेंट का दिया गया है। जो आपको सम दिया गया है आपको दोनों की एज का, वो प्रेजेंट का आपको सम दिया गया है। और प्रेजेंट में सम दोनों की एज कितना दिया गया है? 60। दोनों कितना दिया गया? 60। अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूँ, ठीक है ना, अगर दोनों के बीच रेशियो बना लो, किसके? उनके फादर और सन के बीच की रेशियो की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि 6 ईयर एगो फादर्स एज वाज 5 times द एज ऑफ द सन। तो यहां पर देखो फादर और ये हो गया सन, ठीक है। अब देखो रेशियो की अगर मैं बात करूं इनके बीच, तो यहां पे मैं देखा कि अगर भाई उस समय पर आप पुत्र 1 साल का रहा होगा, तो पिता रहे होंगे 5 वर्ष। चूंकि जो पिता की आयु है 6 वर्ष पहले, ठीक है ना, 6 ईयर एगो फादर्स एज वाज 5 times द एज ऑफ द सन। तो अगर सन 1 वर्ष का रहा होगा तो फादर 5 वर्ष के रहे होंगे, ठीक है ना। ये इनके बीच का मैंने रेशियो बना लिया। और ये जो रेशियो है ना, ये कब का है? तो आपने कहा ये रेशियो है 6 ईयर एगो का। ये रेशियो है 6 ईयर एगो का। अच्छा, जो सन दिया गया है वो प्रेजेंट का दिया गया है, रेशियो आपका 6 ईयर एगो का है। तो अगर सम को भी मैं जो है 6 ईयर एगो लेके जाऊं, अगर मैं सम को भी 6 ईयर एगो लेके जाऊं, ठीक है ना, अगर मैं इस सम को 6 ईयर एगो लेके जाऊं, ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? तो आपने कहा जो सम है दोनों की एज का 6 ईयर कितना रहा होगा? 60 माइनस आपका 12, अर्थात कितना रहा हो जाएगा? 48। 48 कैसे आया? समझ में आया भाई? 6 ईयर ए को जब हम इस सम को लेके जाएंगे तो 6 ईयर आपके फादर की कम हो जाएगी, और 6 ईयर जो है सन की भी तो कम होगी। एक की बात थोड़ा ना कम होगी कि एक जो है उसी एज का बना रहेगा, एक की एज घट जाएगी, नहीं, दोनों की घटेगी और दोनों की एक साथ बढ़ेगी। तो भाई 6 ईयर ए को इनकी जो एज का सम था वो 48 था। अब देखो इसको डायरेक्ट अब रेशियो से आप सॉल्व कर लो। तो रेशियो का टोटल कितना है? रेशियो टोटल कितना? तो आपने कहा रेशियो का टोटल है 5 + 1 = आपका 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 = 48 के
तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8 के। 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 8 के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 6 ईयर एगो फादर और सन की जो है आयु कितनी रही होगी। तो आपने कहा यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं फादर। तो आपने कहा 6 ईयर एगो कितनी रहेगी 5 इंटू 8 40। अगर प्रेजेंट में आना है तो प्लस का 6, प्रेजेंट में है उसकी एज 46। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं सन की बात करूं तो सन का जो है आपका 1, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 6 ईयर एगो उसकी 8 ईयर एज थी और प्रेजेंट में उसकी 14 ईयर है, 14 ईयर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि आफ्टर 6 ईयर जो है एज क्या होगी। तो अगर हम बात करें कि आफ्टर 6 ईयर सन्स एज कितनी हो जाएगी 14 + 6, ये हो जाएगी आपकी 20 ईयर। कितनी हो जाएगी 20 ईयर। क्लियर है। तो प्रेजेंट में 14 ईयर का जो है सन है और फादर है 46 ईयर के। ठीक है, और आफ्टर 6 ईयर जो है सन की एज हो जाएगी 20 ईयर और फादर की एज हो जाएगी 52 ईयर आफ्टर 6 ईयर। तो हमसे केवल पुत्र की पूछी गई, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर 1 kg, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के लिए 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो भैया, ये तो है बेईमान दुकानदार। अब एक चीज देखो, उसको 1 kg के लिए 1000 ग्राम देना चाहिए। ठीक है ना, उसको 1 kg के लिए 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वो दे कितना रहा है, तो आपने कहा 1 kg में वह जो दे रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है। देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है वो 900 ग्राम। अब उसको जो भाई प्रॉफिट या जो लॉस होगा वो तो उसको उसी पर होगा जो चीज वो दे रहा है, और दे कितना रहा है वो 900 ग्राम। तो उसको तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा कितने का, हर एक 1 kg में, एवरी 1 kg में जो है उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आपने कहा कि देखो उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है वो 900 ग्राम, और जो उसको प्रॉफिट हो रहा है 900 ग्राम में ही तो हो रहा है, क्योंकि जितना वो दे रहा है उसी पे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना 100/900। तो हर एक किलो में उसको जो है 100 ग्राम का, ठीक है ना, 100 ग्राम का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। तो जो ये 100 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है 900 ग्राम पे ही तो हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि भाई वो जो दे रहा है वही तो उसके लिए जो है क्या है सीपी है। ठीक है, तो देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है 900 ग्राम। तो यहाँ पे जो है उसको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। हर एक आपको जो है 1 kg में तो हो जाएगा 0 कट जाएगा 1/9, और 1/9 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/9 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/1/9%। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 11/1/9%। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि hollow cylinder made of wood by thickness 1 centimeter and its external diameter is 8 centimeter. Okay, if the height of the cylinder is 14 centimeter then its volume equals। लकड़ी से बना एक खोखला बेलन जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है और इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन किसके बराबर में होगा। देखो जरा भाई,
यहाँ पे इसको पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो इस प्रकार से एक बेलन कह रहा है, इस प्रकार से एक बेलन ले लेते हैं, ये हो गया आपका बेलन, खोखला बेलन है, ठीक है, इस प्रकार से बना दिए, ठीक है, और इसके बाहरी भी एक इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से जो है एक बेलन बनेगा, ठीक है। अब यहां पर जरा समझो, देखो यहां पे आपको जो ये डायमीटर दिया गया है, जो ये डायमीटर दिया गया है बाय एक्सटर्नल डायमीटर, अर्थात पूरा का पूरा यहां से और पूरा का पूरा जो है बाहर तक, यहां से पूरा का पूरा जो ये दिया गया, ये आपको 8 दिया गया, 8 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया आपका? 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना दिया गया आपको? 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें देखो तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। इसको आप ये मान लो एक्सटर्नल, ये हो गए भाई एक्सटर्नल रेडियस यहां तक, इसको आप मान लो कितना, इसको आप मान लो कैपिटल आर मान लो, इसको आप मान लो कैपिटल आर। तो अगर मैं बात करूं कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 8/2, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी निकल जाएगी आपकी? 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो ये जो है आपकी ये इंटरनल रेडियस है, ये आपकी यहाँ से यहाँ ये इंटरनल रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, वो कितनी दी गई है आपको? वो दी गई है 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई? 14 सेंटीमीटर। और इसकी जो ये थिकनेस है ये कितनी है आपकी? ये है 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं, अगर अब इसको मैंने क्या मान लिया, जो इंटरनल आपकी रेडियस है उसको मान लिया मैंने आर, उसको मान लिया मैंने आर। तो अगर मुझे यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए, इंटरनल रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एक्सटर्नल रेडियस से अगर मैं थिकनेस को माइनस कर दूं, एक्सटर्नल रेडियस से अगर मैं इस थिकनेस को माइनस कर दूं, तो मुझे इंटरनल रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने कहा कि एक्सटर्नल रेडियस कितनी है आपकी? 4, और थिकनेस कितनी है? 1, तो माइनस का 1, तो इंटरनल रेडियस आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस क्या आ जाएगी आपकी? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, एच कितना है आपका? 14, ठीक है ना। और यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है? 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44, 44 इंटू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 308 सेंटीमीटर क्यूब, 308 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका? 308 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विथ मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो बहुत सिंपल सा है, देखो एक रेक्टेंगल है, इस प्रकार से एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, जिसकी जो है जिसकी लेंथ कितनी है? तो आपने कहा लेंथ है 16 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो है एक आपका सर्कल है, इस प्रकार से एक सर्कल है, और इस सर्कल का जो है आपको क्या बताना है? इस सर्कल का जो है आपको एरिया बताना है, ठीक है। क्लियर है? इसको और अच्छे से बना लेते हैं ताकि पता चले कि हाँ सर्कल ही है भाई, ठीक है।
पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा सर्कल, और ये आपका यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल, ठीक, क्लियर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है आपका जो है लेंथ 16 सेंटीमीटर है और जो ब्रीथ है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना, ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो है रेक्टेंगल की जो ब्रीथ है वो कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो भाई सर्कल का भी जो आपका डायमीटर होगा कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कि रेडियस ऑफ सर्कल तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आपने कहा होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखो पाई दिया गया है ना आपके ऑप्शन में, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखना, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखना, यहाँ पे आप डायरेक्ट पाई ले लो, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आपकी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, तो आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर if it goes 42 kilometer in downstream and 14 kilometer in upstream in the same time, then speed of the stream is। शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह समान समय में धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाती है तो धारा की गति क्या है। तो देखो भाई, एक नाव है जो एक धारा में जो है जा रही है, ये स्ट्रीम हो गई और ये नाव हो गई, ठीक है ना। ये नाव जो है धारा में जा रही है, एक बार जो है वह 42 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो जो है अप डाउन स्ट्रीम में तय करती है, अर्थात धारा के साथ तय करती है। और 14 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तय करती है आपकी अप स्ट्रीम में, अर्थात जो है स्ट्रीम के अगेंस्ट तय करती है, और दोनों में उसको समय समान लगता है। अब यहाँ पर देखो आपको बोट की स्पीड दी गई है, बोट की स्पीड आपको दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर और आपने स्ट्रीम की स्पीड मान ली u किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, तो आपने कहा v प्लस यू। v क्या है आपका बोट की स्पीड, और बोट की स्पीड आपको पता है यहाँ पर क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में 6 प्लस यू किलोमीटर पर आवर, ये हो गई डाउन स्ट्रीम में स्पीड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डाउन स्ट्रीम में उसने कितनी डिस्टेंस तय की है 42 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा आपका 42 अपॉन 6 प्लस यू, क्लियर है। अब देखो अब हम बात कर लेते हैं अप स्ट्रीम में।
अब हम बात कर लेते हैं अप स्ट्रीम में, अर्थात धारा के विरुद्ध, धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या हो जाएगी, तो आपने कहा 6 माइनस यू, ठीक है ना, बोर्ड की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। और यहाँ पर बोर्ड की स्पीड जो है वह स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो स्ट्रीम ही उसको बहा के लेके चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो बोर्ड की स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी, 6 माइनस यू। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका 14/6 माइनस यू, चूँकि जो है अप स्ट्रीम में उसने उतने समय में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। अब समय दोनों का समान है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42/6 प्लस यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 14/6 माइनस यू। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा देखो जरा। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 4 जा आपका 24 और 1 हो जाएगा 25, माइनस का हो जाएगा 42u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 84 प्लस का 14u। ठीक है, क्लियर है। 14 6 का कितना होता है आपका 84 होता है। क्लियर। अब जरा आ जाओ u एक तरफ कर लो, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 14u प्लस 42u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 252 माइनस 84। ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 56u इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका कितना, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 14 में से 8 गया तो आपका 6, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1। तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। जब आप 56 का भाग देंगे तो 3 टाइम चला जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और u ही तो आपने क्या माना था, u माना था आपने स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द मनी विथ टी एंड आर इज 7:12 एंड दैट ऑफ विथ आर एंड पी इज 8:17. If the tea has 560 rupees, then what is the total amount all of the three have? टी और आर के साथ राशि का अनुपात 7:12 है और आर और पी के राशि का अनुपात 8:17 है। यदि टी के पास 560 रुपये है तो तीनों के पास कुल कितनी राशि है। देखिए भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक रेशियो दिया है आपको, टी रेशियो क्या दिया है आपका आर, कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका 7:12। एक दिया गया है आपका आर रेशियो पी, आर रेशियो पी कितना दिया गया है, तो आपने कहा ये दिया गया है 8:17। अब यहाँ पर आप इस रेशियो को क्या बना लें, यहाँ पे बना लीजिए टी रेशियो आर रेशियो पी। तो यहाँ पे देखो दोनों में आर कॉमन है, टी रेशियो आर कितना है 7 रेशियो आपका जो है 12। अच्छा, आर रेशियो पी कितना है, तो आपने कहा ये है 8:17। इस गैप को कौन भरेगा, 12 भरेगा, इस गैप को ये 8 भरेगा। अब जो है इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 जा 56 और ये आ जाएगा आपका 12 8 जा 96 और ये हो जाएगा आपका 12 17 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 17 2 जा 34, 3 आपका होल्ड हुआ, 17 1 जा 17 और 3 कितना हो जाएगा आपका 20, तो 204 आपका आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 204। अब ये रेशियो आ गया टी आर और पी के बीच का, क्या रेशियो आ गया आपका 56:96:204। तो यहां तक बात क्लियर। अब देखो यहां पर जो है टी का दिया गया है कि टी के पास कितने रुपए हैं 560 रुपीज और सबके पास पूछा टोटल, तीनों के पास टोटल राशि कितनी थी। तो अगर हम बात करें कि टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट ऑल ऑफ देम, तो आपने कहा कि भाई टी के पास है 560 रुपीज, रेशियो में टी का हिस्सा कितना है, रेशियो में टी का हिस्सा कितना है 56, तो ये हो जाएगा आपका 560/56 इंटू
इन तीनों का मिला के कितना है टोटल, तो 6 6 12, 12 और 4 हो जाएगा आपका 12, 4 हो जाएगा 16, 1 आपका होल्ड हुआ, 5 9 और 5 14 और 1 हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3, 56 से 560 1 टाइम चला जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3560 रुपीज़। तो तीनों के पास जो मिला करके टोटल राशि है वो है आपकी 3560 रुपीज़, जिसमें से केवल टी के पास कितनी है 560 रुपीज़। अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आर के पास कितनी हो जाएगी 960 रुपीज़, और पी के पास हो जाएगी 2040 रुपीज़। क्लियर है, और टोटल है इनके पास 3560 रुपीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि when a equals to 4/3 the value of 27a³ minus 108a² plus 144a minus 317 is। तो अब देखो भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट a की वैल्यू रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो जरा रख के देख लेते हैं भाई। आपको दिया गया है a equals to 4/3 दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि 27a³ minus 108a² प्लस 144a और माइनस 317 की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा सब जगह a की वैल्यू रख दो, तो जाएगा 27 इंटू 4/3 का होल ऑफ क्यूब, फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 108 इंटू हो जाएगा आपका 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 144 इंटू 3/4, और ये हो जाएगा माइनस का 317। ठीक है, क्लियर। अब जरा देख लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो ये जाएगा 27 इंटू हो जाएगा आपका 64/27, ये हो जाएगा आपका माइनस का 108 इंटू हो जाएगा आपका 9/16। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 4/3 है ना। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 4/3 है, यहाँ पर भी सही लिखो उसको। तो 4/3 में आपका क्या आ जाएगा, ये 4/3 है, 4/3, यहाँ भी 4/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16/9, और ये प्लस का हो जाएगा आपका 3 से इसको कैंसिल कर दो, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा आपका 24, जगह 48 इंटू 4, और माइनस का हो जाएगा 317। क्लियर है, ठीक है। 27 से 27 कैंसिल हो गया, 12 से ये 9 से ये कैंसिल हो गया 12 टाइम। अब जरा इसका मल्टीप्लाई लो, कितना आ जाएगा 64 ये होगा, माइनस का 12 6 जा हो जाता है आपका 72, 12 1 जा 12, 7 हो जाएगा 19, 192 आ जाएगा, प्लस का 4 8 जा 32, ये भी 192 हो जाएगा, माइनस का 317। 192 से 192 आपका कैंसिल हो जाएगा, 317 से 64 को माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 गए तो 3, 11 में से 6 गया तो 5, माइनस का 253 आएगा, माइनस का 253। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की जो है 253 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ कॉस 90 प्लस थीटा इंटू सेक माइनस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर में होगी। इन चारों में से आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए भाई, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो है आपको दिया गया है cos 90 प्लस थीटा। अब देखो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, और cos और 90 प्लस थीटा होता है आपका माइनस का साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा होता है आपका माइनस का साइन थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। अच्छा सेक माइनस थीटा, सेक ए एंटिटी भी आपको याद है कि सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका सेक थीटा होता है। क्या होता है सेक थीटा होता है, तो इनटू हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, और इसको टेन थीटा, ये टेन अगर इसको पूरा थीटा मान लें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा अर्थात साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो अपॉन नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे क्या है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। और इसको आप लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, या फिर एक काम करते हैं यहाँ से, या फिर एक काम करो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आप सेक थीटा से सेक थीटा को कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और साइन थीटा से आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस साइन थीटा से माइनस का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा होता है, क्या होता है आपका साइन थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, ध्यान रखिएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, और अपॉन में है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है आपका माइनस का कॉस थीटा, क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, अपॉन जो है हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस का होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो क्लियर हो गया भाई, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है ना, सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस का कॉस थीटा, और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है, और साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस की 1 आएगी। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आर 1200 रुपीज एंड 832 रुपीज रिस्पेक्टिवली, द प्रिंसिपल इज। अब देखो एक चीज आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर वर्ष का समान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से लगता है, तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है ना, और सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का क्या होता है समान होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे हमको जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है वो 2 वर्ष का दिया गया है। कितने वर्ष का दिया गया है, 2 years का दिया गया है। तो हम भी सिंपल इंटरेस्ट 2 years का निकाल लें। ठीक है ना, तो सिंपल ईयर 2 years का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट 3 year का कितना दिया गया है, तो आपने कहा 1200। ठीक है, तो 1 year का कितना हो जाएगा, 1 year का हो जाएगा 400। तो 2 year का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 800। क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट 3 year का 1200 दिया गया है, तो 2 year का आपका आ जाएगा जो है 800। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक फार्मूला हमको पता है कि अगर जो है एसआई और सीआई का 2 वर्ष का आपका डिफरेंस दिया गया हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं उसके लिए
सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यहां पर देखो अच्छा एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपने कहा पी आर टी अपॉन 100, पी आर और टी कितना है आपका 2, ठीक है ना, तो ये जगह 2 पी आर अपॉन 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, पी क्या है प्रिंसिपल, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 2 पी आर अपॉन 100 लिख सकते हैं। अच्छा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपने निकाला है 800, तो यहां पे आपका देखो हो जाएगा 800 इक्वल्स टू 2 पी आर अपॉन 100, तो यहां पे आप लिख सकते हैं पी आर इक्वल्स टू 400 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब देखो अगर मुझे यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो मैं प्रिंसिपल आसानी से निकाल सकता हूं। तो सी आई माइनस एस आई कितना है, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 832 माइनस आपका 800 इक्वल्स टू, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इंटू आर लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इंटू आर अपॉन लिख सकते हैं 100 इंटू 100। आपने कहा बिल्कुल, यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा दो, पी आर इंटू आर लिख सकते हैं। पी आर की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 400 इंटू 100 इंटू आर अपॉन हो जाएगा आपका 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, इंटू 100 होगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 32 आ जाएगा। 32 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे r इक्वल्स टू डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट आप r इक्वल्स टू निकाल लो, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 32 इंटू 100 अपॉन आपका 400, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 8%, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्रिंसिपल। अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दो, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है, आप प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लो। अब आप प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लीजिए, देखो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो आपका प्रिंसिपल, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एस सी आई माइनस एस आई, फिर से यहीं पर आ जाओ, सी आई माइनस एस आई कितना है आपका 32 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका 8, क्योंकि आपने R की वैल्यू कितनी निकाली है 8% निकाली है, तो R इंटू आर हो जाएगा ना, R इंटू आर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 8 4 जा 32, ठीक है ना, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 5000 आपका आंसर आ जाएगा, 5000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, जो आपका जो है प्रिंसिपल निकल के आएगा वो 5000 रुपीज निकल के आएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई, ठीक है। तो सी आई माइनस एस आई 2 ईयर्स का दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पी आर स्क्वायर अपॉन 100, एस आई इक्वल्स टू होता है आपका पी आर टी अपॉन 100, ठीक है ना। तो 2 वर्ष का हमने निकले, 2 वर्ष का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 800 है, तो पी आर इक्वल्स टू इतना आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हम ये लिख सकते हैं, तो पी आर की जब हमने वैल्यू रख दी तो आर बराबर आपका 8% आ गया, यहाँ पे आपने आर की वैल्यू रख दी, और सी आई माइनस एस आई आपको पता है 32 है, तो आपका जो है प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा आपका 5000 रुपीज़। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है आपका कि अ सम ऑफ 2236 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग A, B and C in such a way that A receives 25% more than C and C receives 25% less than B. What is A share in the amount? 2236 रुपए की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को C से 25% अधिक प्राप्त होता है और C को B से 25% कम प्राप्त होता है। राशि में A का हिस्सा कितना है? देखो इसको हम इस प्रकार से एक राशि मान लेते हैं अपने से, ठीक है ना। और अब देखो 25% का मतलब होता है 1/4, 25% को आप डायरेक्टली 1/4 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या मानिए जिसका हम आसानी से 1/4 कर सके, जिसका हम आसानी से 1/4 कर सके। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कि B को मिलते हैं 80 रुपीज़, B को मिलते हैं 80 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर दिया गया C को B से 25% कम प्राप्त होता है,
तो आप एक चीज बताओ कि C को कितना मिलेगा, तो आपने कहा 80 का 25% कितना होगा, तो 80 का 1/4 हो जाएगा आपका 20। 25% का मतलब होता है 1/4। तो आपको C को कितना मिलेगा 60 रुपीज। चूंकि जो C है, C को B से 25% कम मिला, तो 80 का 25% कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 रुपए उसको कम मिले। अगर B को 80 रुपए मिले तो C को 60 रुपए मिले, और A को C से 25% अधिक प्राप्त होता है, मतलब 60 का 25% कितना होगा, तो आपने कहा 60 का 1/4 कितना होगा, आपने कहा 15। तो A को कितना मिला, तो 60 + 15 आपका हो जाएगा 75। A को मिला 75, B को अगर 80 रुपए मिले तो C को 60 रुपए मिले, और A को 75 रुपीज मिले, 75 रुपए मिले। अब देखो इसमें A का शेयर पूछ रहा है, टोटल रुपीज है कितने 2236 रुपीज। तो अगर हम बात करें कि A शेयर, A का हिस्सा कितना होगा, तो आपने कहा टोटल रुपीज है 2236, और जो हमने रेशियो बनाया इसमें से A का हिस्सा है 75, टोटल कितना है आपका, तो 5 और 8 6 14, 14 और 7 21, 215। अब जो है आप 215 में 15 का भाग दे दो किसमें, 2236 में। जरा भाग दीजिए कितना आएगा, यहाँ पे जरा भाग दे लेते हैं भाई। तो 215 का हम भाग लेते हैं 2 2 3 6 में, कितनी बार जाएगा, तो एक बार चला जाएगा पहली बात, तो 215 आएगा। 13 में से 5 गया 8, ये पूरा का पूरा कैंसिल। यहाँ पे 6 आएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 रख दो। दशमलव गया 0 बढ़ाया, कितनी बार, 4 बार चला जाएगा। देखो 4 पंचे 20, बिल्कुल 4 बार चला, 10.4 आएगा, 10.4 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा आपका ये 10 पॉइंट, जब आप इससे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10.4। अब आप एक काम करो कि 10.4 में आप मल्टीप्लाई कर दो 75 का, ठीक है ना, किसका मल्टीप्लाई कर दो 75 का, जरा मल्टीप्लाई कर लो भाई कितना आएगा। तो एक काम करते हैं 104 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 का, कितना आ जाएगा, पहले 70 कर लो, 0 7 चौको 28, 7 एकम 7, ठीक है, 5 कर दो, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 0 8 2 10 0 हासिल आया 1, 5 2 7 1 8, ये आ जाएगा आपका जो है, ये आ जाएगा कितना 7800। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर एक ही संख्या तो है, डेसिमल के बाद आपकी एक संख्या है, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद डेसिमल लगा दो, तो आपका A का शेयर आ जाएगा 780 रुपीज। A का शेयर आ जाएगा आपका 780 रुपीज। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है वैल्यूज़ को मान करके बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलते रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।